देखो वो आ गया राज ट्रैक्टर लेकर। ग्रीन वाला ट्रैक्टर जो है ना, जो चला रहा है वो है राज। देखो एमपी का गेहूँ पूरे इंडिया में फेमस है। ये वैरायटी है, इसे बोलते हैं लोकमन। व्यापारी के पास मंडी वाले आकर बैठे हुए हैं, कोई तो कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर। सबसे अजीब बात तो ये है कि यार मैं कुछ ही वीडियो बनाता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी एक एंगल होता होगा इसमें। जॉन डेयर का प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं इसे जॉन डेयर बोलता रहा, और फिर इस पूरे को इकट्ठा करके उस बड़ी डेयरी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से गेहूं का काम चलता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि गेहूं का जो ढेर ये जो है व्यापारी ने अपने को पैसे दे दिए। राइट गाइस, मैंने सोचा है कि मैं इस चैनल पर थोड़े से अलग टाइप के वीडियोस भी डाल देता हूँ और ज़िंदगी में कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हूँ। नए नए एक्सपेरिमेंट्स के हल्के फुल्के मैं ब्लॉग्स बनाता रहूँगा और आपको डालता रहूँगा। सोच रहा हूँ डालूँ, देखते हैं क्या होता है। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं किया वो ये है कि गेहूँ की फसल आ रही है, खेत पर आ चुकी है। अब वो फसल लेकर अपना बंदा आ रहा है, हमें वो फसल व्यापारी को बेचनी है। ये आज का एक्सपेरिमेंट है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। मैंने एक बार गेहूँ को मंडी में, गेहूँ को तो नहीं, चने को और सोयाबीन को मंडी में मैं बिचवा चुका हूँ, तो मुझे वो वाला एक्सपीरियंस है। अब ये व्यापारी वाला एक्सपीरियंस नया होगा, डायरेक्टली व्यापारी को बेचना है। सो राम दयाल का छोटा भाई राज का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी खड़ी कर ली है थोड़ी छाँव में, और वो वहाँ से आएगा। ये जो मोड़ है, इस मोड़ से सीधा मेरा फार्म का रास्ता जाता है, और वहाँ से आ रहा है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उसके साथ मिलकर व्यापारी के ठिकाने पे जाएंगे और भैया उनको बोलेंगे कि ले लो हमारा गेहूँ। उनके पास पहले सैंपल लेकर जाना होता है। सैंपल उनको दिखा चुके हैं अपना। सैंपल का भाव लगाया उन्होंने 2375 या फिर 70 रुपये। और मैं आपको बता दूँ, दो वैरायटी के एमपी में गेहूँ होते हैं मेनली, और भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। एक है लोकमन, जो गेहूँ ये वाला है, ये थोड़ा सस्ता होता है। ये समझ लो कि हम बेच रहे हैं तो 23 रुपये 24 रुपये किलो जा रहा है, 2300 रुपये क्विंटल है। और दूसरा गेहूँ होता है जो कि पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट गेहूँ है, जिसे हम बोलते हैं शरबती। इसका नाम सुजाता भी होता है। ये जो गेहूँ है ये करीब 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जाता है। सोचो आपके 50 रुपये केजी लोग गेहूँ खरीदते हैं, व्यापारी डायरेक्ट। तो फिर सोचो उस गेहूं का अगर आटा आपको मिलेगा तो वो आटा कितना महंगा हो जाएगा। 50 रुपये किलो तो यही है, मतलब 5 किलो की थैली अगर आप वो आशीर्वाद वाली या फिर ये सब खरीदते हो तो 50 रुपये मतलब 250 रुपये की तो मिलेगी ही। मतलब वो तो किसान को पड़ रही है 250 रुपये की। अब वो आगे मतलब करीब 500 रुपये की तो 500-600 रुपये की तो मिलनी ही चाहिए, पूरा ट्रांसपोर्ट वगैरह सारे मार्जिन्स वगैरह मिलाकर। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बोल रहा है कि आपको शरबती गेहूं मिल रहा है एमपी का, तो वो झूठ है। देखते हैं राज कब तक आता है। राज का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, मतलब बहुत टाइम हो गया है। फार्म थोड़ा सा यहाँ से ना इस मेन रोड के 2 या फिर 1.5 किलोमीटर अंदर है, तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे आ रहा होगा। वैसे तो राज जो है वो हमारा ठेकेदार है एक तरीके से, मतलब हमने उसे ज़मीन दी है, वो किराए पर दी हुई है, तो उस हिसाब से अपने को साल का किराया मिल जाता है। लेकिन क्या है ना, इसने काफ़ी टाइम से अपने पैसे दिए नहीं है, तो पैसे थोड़े इकट्ठे हो गए, इसलिए मुझे साथ में जाकर गेहूं बिचवाना पड़ रहा है, जिससे मैं साथ में ही पैसे कलेक्ट करके ले सकूं। तो चल रही है रिकवरी, अपने जैसे इनकम टैक्स में करते हैं ना रिकवरी, ये अपने ही खेत पर रिकवरी करने का मतलब अपने को करना पड़ रहा है। तो ये भी करना पड़ जाता है यार, बताओ ज़िंदगी में। देखो वो आ गया राज ट्रैक्टर लेकर। ग्रीन वाला ट्रैक्टर जो है ना, जो चला रहा है वो है राज। और ये ट्रैक्टर बहुत पावरफुल है, जॉन डियर। चलो अब हम चल पड़े हैं राज के साथ में। और राज के साथ में जो बंदा बैठा है उसे समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ। थोड़ा तो डाउट हो रहा है, कुछ तो वीडियो का कहीं काम कर रहा हूँ। ट्रैक्टर उतर गया नीचे। ये पूरा एरिया मुझे थोड़ा व्यापारियों वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें वेयर हाउसेस टाइप के बने हुए हैं, और आई थिंक ये लोग यहाँ पर वेयर हाउसेस बनाते हैं और यहीं से माल ऊपर नीचे करते हैं। ये यहाँ परमानेंटली रहते नहीं होंगे शायद। तो भैया हमने अपना ट्रैक्टर जो है ना खड़ा कर लिया, और ये है अपना गेहूँ। देखो एमपी का गेहूँ पूरे इंडिया में फेमस है।
ये वैरायटी है, इसे बोलते हैं लोकमन। लोकमन थोड़ा पतला होता है ना? ये 37-40 है। 37-40 है। 15-44 बोल रहा था ना वो तो। 15-44 दूसरो है। 37-40 अच्छा होता है, 15-44 अच्छा होता जी अच्छी होता है, नहीं जरा की दे दी तो बस है। है। सुजाता जो शरबती रहता है वो मोटा सा रहता है ना, हाँ ये पतला रहता है थोड़ा। वो एवरेज कम देता है। इसमें लेगा तो नहीं करता। हाँ वो वाला थोड़ा मोटा दाना रहता है ना उसका। तो फिर लेगा तो ना कट्टा में। तो अभी मेरे को समझ में आया कि डायरेक्ट व्यापारियों को बेचना इलीगल रहता है, तो ऐसा अलाउड नहीं रहता, ये बेच नहीं सकते व्यापारी वगैरह ऐसा, मतलब लेकिन चलता रहता है। तो अभी मंडी के अधिकारी वगैरह आते हैं, थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर आके चले जाते हैं, ऐसे काम चलता रहता है। तो अपन इंतज़ार कर रहे हैं कि व्यापारी थोड़ा फ्री हो जाए, फिर उसको तुलवाएंगे। इसका भाव तो पहले लग ही गया था 2375। 2375 इस ट्रॉली में आ जाता है करीब 33-35 कुंटल, 33 से 35 कुंटल। अब एक बार ये ट्रॉली कैसे तुलेगी अभी बताता हूँ। ये ट्रॉली लगेगी एक बड़ी सी वेइंग मशीन पे पूरी भरी हुई, इसका वज़न पता चल जाएगा, और फिर इस ट्रॉली को खाली जब कर देंगे, इसमें स्टेपनी लगी हुई नीचे, ये देखो, ये स्टेपनी क्या बोलते हैं इसे यार? कमानी। जैक से उठाई। हाँ तो ये जैक लग रहा है नीचे, वो पाइप से है वो ना। हाँ आड़े में लग रहा है, बस ऊपर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जल्दी जब लगा ट्रैक्टर को ओल जाएगा वो तो ट्राली में, हाँ फिर हो जाएगी पूरी। बस फिर ओल जाएगा वहाँ तो नीचे उतरेगी, वापस ऑयल ट्रैक्टर को ट्रैक्टर में आ जाएगा। अच्छा ऑयल से होता है ये? और का ऑयल के दबाव से ट्रॉली पूरी उड़ जाती है, फिर ट्रॉली खाली होगी, और फिर ट्रॉली खाली होने के बाद में खाली ट्रॉली का वज़न तोला जाएगा, और फिर दोनों का जो अंतर होगा वो अपना है गेहूं का वज़न। अब देखते हैं कितना निकलता है। यार अब लोग हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यापारी फ्री नहीं है, या फिर दूसरा शब्दों में ये बोलूँ कि व्यापारी के पास मंडी वाले आकर बैठे हुए हैं, कोई तो कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या डायरेक्टली व्यापारी को बेचना, इसमें क्या किसान भी गलत कर रहे होते हैं क्या? कहीं मैं ही तो इलीगल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, या फिर व्यापारी की तरफ से इलीगल माना जाता है उसे, ये भी अब देखना पड़ेगा। तो खड़े हुए हैं भाई अपन यहाँ पर, और सबसे अजीब बात तो ये है कि यार मैं कुछ ही वीडियो बनाता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी एक एंगल होता होगा इसमें। तो जहाँ मैं हाथ डाल रहा हूँ वहीं पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई परेशानी हो जाती है। चलो देखते हैं। मैंने तो बस सोच लिया कि यहाँ से अब गेहूँ बेच के कैश लेके ही जाऊँगा। तो मैं ChatGPT से इस बारे में पूछता हूँ कि क्या कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। तो आप जो बताओ। किसान के नाते फसल को बेचना आपका हक है, बस ये सुनिश्चित करें कि सारे कागजात और लेन देन का रिकॉर्ड सही हो। लेकिन क्या व्यापारी ऐसे डायरेक्टली किसानों से खरीद सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग मंडी इन बिटवीन? हाँ, व्यापारी सीधा किसान से खरीद सकते हैं अगर मंडी कानून में कोई बाध्यता न हो। कई राज्यों में अब किसानों को फसल सीधे बेचने की आजादी है। यार तुम बताओ MP में क्या होता है? मध्य प्रदेश में किसान अपनी उपज सीधे बेच सकते हैं, खासकर कृषि उपज मंडी अधिनियम में बदलाव के बाद। बस आपको व्यापारी के साथ उचित समझौता और दाम पर सहमत होना होता है। चलो फिर तो ठीक है, थैंक यू। ChatGPT के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मेरी जो सिस्टर है वो मंडी इंस्पेक्टर है, तो उसी से डायरेक्टली पूछता हूँ, मैं उसको कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ यार एक बात बता कि ये जो व्यापारी को अपन डायरेक्ट बेच देते हैं ना गेहूँ चना वगैरह, कभी कभी मंडी ना ले जाके, हाँ उसमें व्यापारी का मतलब ऐसा अलाउड होता है क्या कि मंडी में ही व्यापारी को करना होता है? नहीं अलाउड होता है। वो क्या बोलते हैं,
उससे बेचेंगे, उस सौदा पत्रक उससे ऐप से, फार्म गेट ऐप से बेच रहे हैं क्या? किससे? फार्म गेट ऐप, फार्म गेट ऐप? मतलब उसमें वो तुम्हें 2 या 3 बार ओटीपी भी भेजेगा, ओटीपी बतानी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा अच्छा पहले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करेंगे उस ऐप पे, फिर अच्छा उसके बाद में वो करेंगे वो। अच्छा। और हाँ, फिर वो मंडी को फीस वगैरह जाती होगी शायद, है ना, इस चीज़ की, इसलिए। और क्या? हाँ, तो अभी मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर व्यापारी के पास में मंडी अधिकारी वगैरह बैठे हुए हैं, तो अभी अच्छा। ट्रॉली वगैरह साइड में लगा ली कि वो मंडी अधिकारी अच्छा। जाएंगे तब। तो मुझे लगा ऐसा क्या लीगल कर रहा होगा, तो यही होगा कि हो सकता है तो कुछ। ये, अरे वो ये इलीगल में यही रहता है, वो मतलब बिना फीस पे करे निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा रखते हैं या कम रखते हैं, तो कहाँ गया कैसे गया, ये सारी चीजें रहती हैं। कुछ फीस पे कर देते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, और वो चेक मैक करते होंगे यही मंडी वाले। हाँ। देखता हूँ ओके। ठीक है। चलो अब थोड़ी देर फालतू बैठे हुए हैं तो जॉन डेयर का प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं से जॉन डेयर बोलता रहा। तो अब देखते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन JOHNDE। जॉन डेयर का प्रोनाउंसिएशन है John Deere. डियर John Deere. डियर डियर John Deere. जॉन डियर, ठीक है, क्वाइट क्लोज। जॉन डियर। तो कोचेज़ हैं वो किस तरह से, जैसे ये एक स्केच वाली कोच है, और ये अपने ब्रांडिंग के लिए देखो कितना अच्छा कैमरा, लाइटिंग, सब कुछ यूज़ कर रही है। कितनी अच्छी रील बनाई हुई है, और कितनी अच्छी ब्रांडिंग हो रही होगी शायद इसकी, इससे मतलब बहुत अच्छी कोच है ये। इस वीडियो को मैं देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्रांडिंग ये चल रही है और एक ब्रांडिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने बना रहा हूँ वीडियोस। गेहूँ बेचने के, व्यापारी को डायरेक्ट बेचना है, ये एक्सपेरिमेंट है। ये क्या कर रहा हूँ यार मैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो ब्रांडिंग है, अभी मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ब्रांडिंग का जो 90% है वो है रिज़ल्ट्स। जितने ज़्यादा रिज़ल्ट्स मैं क्रिएट कर पाऊँ, जितना अच्छा एक्सपीरियंस मैं अपने मेंबर्स को दे पाऊँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आधा घंटा। तो अगला दिन हो गया है अब, और व्यापारी शाम तक फ्री नहीं हो पाया था। हो सकता है कि मंडी अधिकारियों ने कुछ ज़्यादा ही उसकी ऊपर कार्रवाई कर दी। तो अब आज फिर जाऊंगा वहाँ व्यापारी के पास में और अपने गेहूं को बेचने की कोशिश करेंगे, और मतलब उसमें टाइम तो नहीं लगता है प्रोसेस में। तो अब इन द मीन वाइल मैं अपने फार्म पे जा रहा हूँ। तो ये JCB आ गई है मेरे सामने, ये मेरे फार्म का रास्ता मेन रोड से अंदर, और आज थोड़ा सा आपको फार्म के बारे में बताऊँगा, फिर उस अनाज को बेचने के लिए भी चलेंगे। जब बारिशें होती है ना, तो ये जो आसपास झाड़ लगे हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बारिशों में इस वजह से, क्योंकि ये झाड़ की वजह से कार में स्क्रैच आ जाते हैं, कार अंदर तक नहीं जा पाते, तो फिर बाइक से आना पड़ता है। तो इस फार्म पे हमने एक ठेकेदार रखा हुआ है, काइंड ऑफ, उसे बोलते हैं, ठेका तो नहीं बोलते उसे, 2-3 तरह के सिस्टम होते हैं यार, उससे बोलते हैं, भूल गया मैं। तो ये फार्म है, हमने काइंड ऑफ ठेके पे रखा हुआ है। तो हमें करीब 10,000 रुपये बीघा करके इस तरह से इसका रेंट मिल जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे आना पड़ता है क्योंकि ये लोग पैसे थोड़ा देते नहीं। देखो ये खेत जो है ना, ये खेत में गेहूँ कट चुके हैं। तो जब कट जाता है खेत तो ऐसा हो जाता है, इसमें ये गेहूँ के जो पार्ट्स हैं ये बचे हुए हैं, और ये जो है ना, इसे बोलते हैं ढेरी। जब गेहूँ को काटते हैं तो उसको पहले छोटी छोटी ढेरी में इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद में ये बड़ी ढेरी उसकी बनाई हुई है। ये बड़ी ढेरी बनाने के बाद यहीं पर थ्रेशर लगेगी, और थ्रेशर से गेहूँ निकलेंगे, और साथ में भूस भी निकलेगा। भूस मतलब जो गायों का चारा होता है। ये देखो यहाँ पर पहले ढेरी लगी हुई थी, तो यहाँ पर गेहूँ निकालते टाइम ये पूरा भूस है जो गायों का चारा बनेगा इससे। और जब गेहूँ की ये कटती है ढेरी, हाथ से कटता है। अगर आपको भूस निकालना हो इसमें से तो ये हाथ से काटना पड़ता है।
तो ऐसे छोटे छोटे ये डेरियाँ जो लगी हुई ना, ऐसे छोटे छोटे डेरियाँ बनाते चलते हैं हाथ से 80 ऐसे काट काट कर, और फिर इस पूरे को इकट्ठा करके उस बड़ी डेयरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से गेहूं का काम चलता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि गेहूं का जो ढेरी है, सॉरी हाथ से जब काटते हैं ना तभी ये भूस निकल पाता है, ये जो आप देख रहे हो। अगर आप इसमें हार्वेस्टर लगा दोगे तो ये भूस नहीं निकल पाएगा। तो अगर आपको गाय का चारा भी निकालना है तो जैसे ही अगर 10 बीघा का खेत है, इसमें 30-40 हज़ार रुपये का भूस निकल आएगा। अगर आपको भूस नहीं निकालना है तो फिर आपको सिर्फ हार्वेस्टर लगाना है और एक दिन में इस पूरे के पूरे गेहूं को काटा जा सकता है। खेत के अंदर भी तार फेंसिंग लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पे पहले टमाटर उगाए हुए थे। तो तार फेंसिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि रात को स्पेशली गाय भैंस आ जाती हैं यहाँ पर। गाय भैंस तो क्या, जो गाय छोड़ देते हैं ना, जिनको अब दूध नहीं निकल रहा है तो किसान लोग उनको छोड़ देते हैं, हर कोई छोड़ देता है उनको, दिस इज़ द हार्श ट्रुथ। और जो बैल होते हैं उनको तो बचपन में ही छोड़ देते हैं, या तो उनको कसाईयों के पास दे देते हैं या फिर उनको छोड़ देते हैं। तो ये सिस्टम चलता है। तो वो सारे के सारे बेचारे घूमते रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो रात को जहाँ पर ऐसी हरी भरी फसलें उग रही होती हैं, टमाटर वगैरह, वो उनको खाने के लिए आ जाते हैं। और अगर मान लो कि उनको खाने दिया गया तो ये फसल उग ही नहीं सकती, क्योंकि वो 2-4 दिन में इस पूरी फसल को खा सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए तार फेंसिंग लगाते हैं। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब कई बार पूरी रात को जागना पड़ता है इन लोगों को। उनको रोकते हैं तो कितनी अजीब सी बात है, जो टमाटर हमारे तक पहुंचता है, उस टमाटर को उगाने में, बचाने में पता नहीं कितने बछड़ों को, पता नहीं कितनी गायों को भगाया गया होता है कि भाई टमाटर तमीज़ से निकल पाए। और उस टमाटर को उगाने में पता नहीं कितना दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती हैं, और बहुत सारे जो कीड़े हैं, बहुत सारे जो तितलियाँ हैं टाइप, वो सारे के सारे कीड़े उस दवाई को छिड़कने से मरते हैं। तो बहुत मार काट के बाद सर्वाइवल हो पाता है टमाटर का, और जिसको हम खाते हैं। ये देखो, ये पर्ची है जिस पर कल जब राज सैंपल लेकर आया होगा इसके पास में, व्यापारी के पास में, तो उसने ये पर्ची दी होगी। इस पर्ची पर भाव लिखा हुआ है 2375 रुपये। तो डिटेल्स लिखी हुई। आज ये पर्ची अपने को व्यापारी को देनी है और अपने ट्रॉली को तुलवाना है। तो इस पर्ची के बेसिस पे वो इस भाव पर हमें देगा। पर्ची हमारी प्रूफ है। तो देखो, ये जो गेहूं है ना, वो सामने अगर आपको थोड़ा लोहे का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वहाँ पर पूरा ट्रैक्टर और ट्रॉली जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बीच में एक बार ट्रॉली के साथ में खड़ा होता है, एक बार ट्रॉली के बिना खड़ा होता है, और इस तरह से वो तुलता है। फाइनली अपना जो गेहूं है वो 32 क्विंटल 60 किलो निकला, और थोड़े बहुत 500-700 रुपये काटने के बाद में ये जो है व्यापारी ने अपने को पैसे दे दिए। 77,000 समथिंग अपना गेहूं एक ट्रॉली बिछा, लोकमन वैरायटी। पैसे कलेक्ट कर लिए, हो गया अपना एक्सपीरियंस पूरा। और ऐसे ही नए नए एक्सपीरियंस लेते रहेंगे ज़िंदगी में। पता नहीं कि मैं ऐसे वीडियोज़ और डालूंगा कि नहीं डालूंगा। ये वीडियो बस मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं ऐसे कुछ ना कुछ अलग काम करता रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ अलग काम कर रहा हूँ तो उसका एक ब्लॉग बना के आप लोगों को भी एक्सपीरियंस कराऊँ। नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं किसी ढाबे पर, किसी खाट पर बैठकर सो रहा हूँ, वो भी एक एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में। तरह तरह के एक्सपीरियंस है बेसिकली। ज़रूरी नहीं कि किसी क्लब में जाकर पार्टी करना, या फिर वही एक एक्सपीरियंस जिसमें मज़ा आता है। किसी भी नए तरह के एक्सपीरियंस में मज़ा आता है। तो लेट्स सी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।